हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ वाला। आज हम लिमिटेशन एक्ट डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन एक्ट है अपना 1963 का एक्ट है और इसको हम डील करेंगे बाय बाय एक्ट। हम बायर से पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने से मतलब है नहीं, क्वेश्चंस बनते नहीं हैं और बनते हैं वो भी बैरेक्ट से। अगर आपको बैरेक्ट का इंटरप्रिटेशन अच्छे से आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक की ज़रूरत पड़ती है। और लगभग ऑल इंडिया की जितनी भी जुडिशरी है उसमें सारे में लिमिटेशन एक्ट अपना रोल प्ले करता है। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 5-6 प्रश्न प्री में पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2, जो अपने आप में अच्छी बात है क्योंकि जितने ज़्यादा माइनर्स होंगे उतनी ज़्यादा ईजी रहेगा जुडिशरी निकालना, क्योंकि माइनर में से ऊपर ऊपरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और माइनर को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लिमिटेशन एक्ट 1963 का। तो मेनली ब्रीफ दूँ इस एक्ट की, तो इस एक्ट में पार्ट्स अपने पास कितने हैं, यानी ये 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड है ये एक्ट। कितने पार्ट में और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं 32। और एक क्या है अपने पास शेड्यूल है और जिसमें आर्टिकल कितने हैं 137 आर्टिकल है। ये इसका जनरल क्लासिफिकेशन है कि इस एक्ट में 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में सारे 32 सेक्शंस क्लासीफाई कर रखे हैं और एक शेड्यूल है, एक शेड्यूल में 137 आर्टिकल है। और आर्टिकल में क्या बता रखा है, लिमिटेशन पीरियड, मतलब किस सूट के लिए, यानी एक सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन कितना होगा। फिर अपील के लिए बता रखा है, फिर एप्लीकेशन के लिए, यानी 137 जो आर्टिकल है वो ऐसे क्लासीफाई कर रखे हैं सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए। जैसे आर्टिकल 1 से लेकर के 113 तक सूट के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता रखा है। फिर 113 से लेकर के 117 के लिए अपील के लिए लिमिटेशन बता रखा है। 118 से 136 या 7 मान लूँ मैं, क्योंकि 7 में क्या है कि 118 से 136 तक एप्लीकेशन के पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लेकिन जिस एप्लीकेशन के पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं बता रखा वो 137 में बता रखा है 137 में। तो यूँ करके इस शेड्यूल को बता रखा है। शेड्यूल में से भी 1-2% पूछ लेते हैं। मान लो 5% पूछेंगे एक लिमिटेशन एक्ट से, तो 2% शेड्यूल से पूछेंगे और 3% अपने मेन एक्ट से पूछेंगे। तो पहला पार्ट अपना प्रिलिमिनरी, 5 पार्ट में पहला प्रिलिम जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेक्शंस। सेकंड पार्ट लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन, यानी सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन कितना हो, ये 3 से लेकर के चलता है 10 तक। फिर पार्ट अपने आ जाता है थर्ड। पार्ट थर्ड चलता है अपना कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी संगणना है, परिसीमा काल की संगणना कि किस किस केस में उसका कंप्यूटेशन कैसे हम काउंट करेंगे, वो चलता है 12 से लेकर के अपना 24 तक। फिर पार्ट 4 आ जाता है, पार्ट 4 एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप, मतलब हम एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं, बोले तो कब्जे का स्वामित्व का अर्जन कैसे कर सकते हैं, वो जो सेक्शन बता रखा है 25, 26 एंड 27 में, ये सारे सेक्शंस डील करते हैं एक्विजिशन के बारे में। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपने पास मिसक्लेनियस पार्ट है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी 28 और 32 तो रिपील्डेड है। 3 सेक्शन है 29, 30 एंड 31। ये लेस इम्पोर्टेंट है लेकिन हम करेंगे इसको 1 बाय 1 डील करेंगे कि कौन क्या किसके बारे में डिस्कस करता है। तो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। पहला स्टार्ट से देखें तो जनरल जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि लिमिटेशन एक्ट है 1963 का और एक्ट नंबर ये 36। ध्यान रखें 63, 36। फिर जो प्रेसिडेंट ने जो साइन करे थे, यानी इनेक्टेड डेट क्या है इसकी 5 अक्टूबर 1963 है, सॉरी
ठीक है। और जो इन्फोर्स डेट है वो है 1 जनवरी 1964, यानी 1 जनवरी 1964 को क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ था, प्रवर्तन में आया था। और इसकी जो कंसल्टेंट जो प्रेसिडेंट से मिली थी वो है 5 अक्टूबर 1963। तो ये बेसिक्स जानकारी है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखें। प्री में सीधा प्रश्न बन सकता है कि इन्फोर्स्ड और इनेक्टेड डेट क्या है, एक्ट नंबर क्या है, 36 है, 5 अक्टूबर 1963, 1 जनवरी 1964। फिर हम जाएंगे इसके प्रिलिमिनरी पार्ट में, पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें 1 और 2 सेक्शंस हैं जो डील करते हैं इससे। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक मैगजीन पर बेस्ड एक्ट है। जो लिमिटेशन जिस मैगजीन पर बेस्ड है उस मैगजीन को बोलते हैं विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सविनियंट। यानी इसका मतलब है द लॉ असिस्ट ओनली दोज who are vigilant and not those who sleep over their rights। यानी कहने का मतलब ये है कि ये उनको ही असिस्ट करता है जो जाग रहे हैं। ये एक्ट जो सोए हैं उनको नहीं असिस्ट कर रहा। इस एक्ट का मतलब मेन बेस यही है कि ये अगर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया तो आपका लिमिटेशन भी शुरू हो गया। अगर आपको पता है कि लिमिटेशन शुरू हो गया तो आप सूट फाइल कर देंगे उस विद इन पीरियड में। लेकिन आप सोए हो तो कोई मतलब नहीं, आपकी रेमेडी बाहर हो जाएगी वहाँ से। तो जो कहते हैं ना कि मेन कंसेप्ट भी यही है, ये मेन मैगजीम है इसकी। और लिमिटेशन हमेशा बार करता है रेमेडी को, नॉट ए एक्सटिंग्विश राइट। किसी भी राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करता। ये सेक्शन 27 एक एक्सेप्शन है, राइट ऑफ एक्सटिंग्विश और प्रॉपर्टी वाला, वो हम डील करेंगे वन बाय वन जो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैंने मैगजीन बता दी, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सविनियंट, द लॉ असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु आर स्लीप आउट द राइट्स। उनके लिए नहीं जो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उनके लिए है। इन्फोर्समेंट डेट, इनके बारे में ध्यान कर रखें। फिर हम सेक्शन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। यानी क्या है इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, यानी दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963। यानी इस एक्ट को क्या कहेंगे, यानी इस अधिनियम परिसीमा अधिनियम 1960 कहा जा सकेगा इसको। मे बी, सेल नहीं है, मे है, ये शॉर्ट टाइटल है। सेल होता तो लॉन्ग टाइटल हो जाता साहब। ये क्या है, शॉर्ट टाइटल है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963। और सेकंड क्लोज में बता रखा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट को भूल जाए प्लीज़, क्योंकि आफ्टर जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये चीज़ हटा दी गई है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ आप फॉरगेट करें, बाकी ध्यान रखें। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। थर्ड की बात करें, थर्ड क्लोज का बोलता है इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। यानी ये कब इन्फोर्स में आएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गजट में अपॉइंट कर देगी। वो इन्फोर्समेंट डेट है, आपको मैंने सच डेट वो आपको बता दी है, जो नीचे एक करके बता रखा है ना, वो है 1 जनवरी 1964, ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में है इन दिस एक्ट अनलेस देयर कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। जो भी इसमें डेफिनेशंस, हर एक एक्ट में सेकंड क्लोज में डेफिनेशंस लगभग कवर करते हैं, तो इसमें भी डेफिनेशन को कवर कर रखिए। तो हम वन बाय वन करके डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे और थोड़ा रैपिडली करेंगे, क्योंकि याद करने वाला पोर्शन है, आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली जो डेफिनेशन से हम डील करेंगे वो है अपनी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूड ए पिटिशनर, एनी पर्सन। यानी एप्लीकेंट में कौन कौन आता है, एक पिटिशन आता है, और एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई। यानी जिससे और जिसके माध्यम से एप्लीकेंट क्या करता है, अपना राइट डिराइव करता है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, राइट को अप्लाई करने के लिए। जो अपना एप्लीकेंट राइट डिराइव करता है, कोई भी व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आवेदन करने का अपना जो अधिकार व्युत्पन्न करता है ना, वो भी क्या होता है, एप्लीकेंट होता है। थर्ड क्लोज में क्या बता रहा है, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंट। उनकी जो संपदा है का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा या निष्पादक द्वारा या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है, वो भी क्या होता है,
एज ए एप्लीकेंट होते हैं, यानी एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव। प्री में पूछ लेते हैं, सीधा शॉर्ट बेट क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो हम नेक्स्ट देखें डेफिनेशन, वो एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में क्या आता है, पिटिशन। जब भी एप्लीकेशन आपको ध्यान में आए, जब भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन में आप पढ़ें कि एप्लीकेशन आ गया, तो इसमें क्या इंक्लूड है, पिटिशन। थर्ड जो डिफाइन कर रखा है बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत ईजी है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हुंडी और चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या इंक्लूड है, हुंडी और चेक। एनआई से रिलेट करके पढ़ें। फिर बॉन्ड, चौथा बॉन्ड को डिफाइन करके, बॉन्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, यानी लिखित ऐसी वेयर बाय एनी पर्सन ऑब्लाइज करता है हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन ऑन द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और इज नॉट परफॉर्म एज केस में बी। हिंदी में पढ़ो इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको कि अंतर्गत ऐसी कोई लिखित आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है, कोई ऑब्लिगेशन में रख कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। अगर वो काम हो जाएगा या नहीं काम होगा, तो बाध्यता, वो ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ऐसी कंडीशन है वहाँ पर ऑब्लिगेशन देते हैं, यानी किसी को पे करना होता है, पे मनी टू अनदर ऑन ऑब्लिगेशन ऑन कंडीशन दैट ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म एज केस में, जो भी केस हो, जो भी कंडीशन हो। फिर आ जाता है ई डिफेंडेंट। डिफेंडेंट में क्या क्या आता है, वो एक पिटीशन में, जैसे एप्लीकेशन में पढ़ा था ना, आप पिटीशनर आता है, उस पिटीशनर को छोड़ दिए, वैसे सेम की सेम है वहाँ पर, लेकिन आपको डिफेंडेंट जोड़ना है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम एंड डिफेंडेंट डिराइव्स लाइबिलिटी सूड, यानी कोई व्यक्ति जिसके या जिससे माध्यम से वो डिफेंडेंट ड्राइव करता है हिज लाइबिलिटी टू सू करने की लाइबिलिटी। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेड एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड, कोई व्यक्ति जिसकी धन संपदा को रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय द डिफेंडेड एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। फिर नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर है अपने एफ में, ईजमेंट। इसमें क्या क्या है, इसको इंक्लूड ए राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसमें राइट है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुआ, बाई विच वन पर्सन इंटाइटल टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ऑन प्रॉफिट और एनी अदर पार्ट ऑफ सोइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनी ग्रोविंग इन और अटैच्ड और सबसिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। यानी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संविदा के जो से उत्पन्न होने वाला ऐसी का अधिकार नहीं है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या अन्य किसी मृदा में उगी हुई या उससे संलग्न उस पर अस्तित्ववान किसी चीज़ को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है, वही ईजमेंट है। फिर फॉरेन कंट्री की बात करें, फॉरेन कंट्री में क्या आता है, फॉरेन कंट्री में मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया, जो इंडिया से अलग भिन्न देश है, वही फॉरेन कंट्री में आता है। गुड फेथ आईपीसी को रिलेट करके पढ़े, आप बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में कि गुड फेथ कहाँ डिफाइन कर रखा है आईपीसी में। गुड फेथ को क्या कर रखा है, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, वो नहीं होता, नेगेटिव है, जो ड्यू केयर एंड अटेंशन से नहीं किया जाता, वो गुड फेथ में नहीं आता है। प्लेंटिफ को डिफाइन कर रखा है आई में। प्लेंटिफ क्या है, प्लेंटिफ इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम ए प्लेंटिफ ड्राइव हिज राइट टू सू, यानी वही व्यक्ति जिससे माध्यम से प्लेंटिफ अपने राइट को ड्राइव करता है सू करने के लिए। सेकंड बोल रहा है एनी पर्सन हुज स्टेट, यानी ई स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेंटिफ एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर, सेम ही बातें आ रही है डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और पिटिशनर में। क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ और एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एज ए एग्जीक्यूटर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटर। फिर इंपॉर्टेंट आ जाती है 10J में, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड, दो डेफिनेशन है इसमें। पीरियड ऑफ लिमिटेशन में क्या बोल रहा है, मीन्स एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, यानी शेड्यूल द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो सूट और अपील एप्लीकेशन के लिए वो टाइम जो दे रखा है शेड्यूल में, वही क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन प्रिस्क्राइब पीरियड मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स होता है, एक मिनट, प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स होता है कि मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के प्रोविजंस के तरह हम जिस
पीरियड को कंप्यूट करेंगे वो क्या होगा, प्रेस्क्राइब पीरियड जैसे 5 सेक्शन 6 में करेंगे ना डिसेबिलिटीज़ के संबंध में, वो उस टाइम को हम कंप्यूट करेंगे तो वो कंप्यूटेशन होगा। फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एक मिनट सॉरी, मैं हाँ शायद लास्ट नहीं कि है ये 11 नंबर में जानकारी में। तो ये क्या बोलता है, प्रोमिजरी नोट means the instrument whereby makers engages absolutely to pay specific sum of money to another at a time there is limited or demand on site। क्या करता है, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट है whereby makers engages absolutely, जो absolutely to pay specific sum of money another to at a time there is or demand on site। वही है, specific sum of money किसी और को देना है at a time, limited जो है और जो डिमांड की जाती है, और साइड कुछ नहीं, प्रोमिस है बस ये, यानी वचन है, वचन पत्र बोलते हैं इसको। ऐसे लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य व्यक्ति को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि, स्पेसिफाइड जो अमाउंट है उसमें परिसीमा समय, यानी परिचित समय पर मांग की जाने पर, मांग करेगा डिमांड करने पर, या दर्शन पर, या दर्शन करेगा, साइट एट साइट लिखा ना, पर देने के लिए अत्यंतिक वचनबद्ध होता है, वो प्रॉमिस करता है, वही प्रोमिसरी नोट है, बस खत्म। लास्ट नॉट द लिस्ट, एल क्या है, सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एप्लीकेशन, अपील एप्लीकेशन नहीं आता इसमें, ध्यान रखें। फिर टोट की बात करता है, टोट कुछ नहीं है, सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें क्या क्या नहीं आता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आता। सूट में लिखा हुआ है कि अपकर्त्य में लिखा हुआ है, सॉरी टोट में, कि ऐसा कोई लिखित ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा या न्यासभंग न हो। फिर लास्ट है अपनी एन ट्रस्टी, ट्रस्टी क्या बोलता है, ट्रस्टी बोलता है डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार, बेनामीदार नहीं आता इसमें, मॉर्गेज ही नहीं आता, जो रिमेनिंग इन पोजीशन है, जो कब्जे में है अभी भी, द मॉर्गेज हैज़ बीन सेटिस्फाइड, जिसमें मॉर्गेज हैज़ बीन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, चुका है, मतलब मॉर्गेज कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मॉर्गेज क्या है, पोजीशन में, रिमेनिंग पोजीशन। फिर ए पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन विदाउट टाइटल, बिना टाइटल के कोई पर्सन सदोष कब्जा कर रहा है, वो पर्सन भी ट्रस्टी में नहीं आता है। न्यासी यानी न्यासी के अंतर्गत बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता। डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार मोर्गेजी रिमेनिंग इन पोजीशन आफ्टर द मोर्गेज हैज़ बीन सेटिस्फाइड और ए पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन विदाउट टाइटल। तो ये डेफिनेशंस थी, हमने डिस्कस करी, जो ज़्यादा नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और जिसमें पहली हमने देखी एप्लीकेंट क्या होता है, दूसरे देखी एप्लीकेशन क्या होती है, सी में देखा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डी में बॉन्ड के बारे में बात करी, ई में ईजमेंट की बात करी, एफ में ई में डिफेंडेंट की बात करी, एफ में ईजमेंट की बात करी, जी में फॉरेन कंट्री की बात करी, एच में गुड फेथ की बात करी, आई में प्लेंटिफ की बात करी, जे में पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड की बात करी, के में प्रोमिसरी नोट की बात करी, फिर एल में सूट की बात करी, एन में ट्रस्टी की बात की। ये सारी डेफिनेशन आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, ओके।